So, hello everyone. Today is the last class of our this photosynthesis, this chapter, okay? That is the photosynthesis in the higher plants, ठीक है? Photosynthesis in the higher plants, okay? Now in this chapter, the only topic that is left is the factors affecting the photosynthesis, okay? Now, what are the factors that can affect the photosynthesis? है ना कि मतलब photosynthesis को कौन से factors हैं या कौन से ऐसे factors हैं जो photosynthesis की rate को affect करते हैं. Basically photosynthesis में है क्या कि जो plant है वो क्या कर रहा है, अपना food prepare कर रहा है. जो plant है वो क्या कर रहा है, अपना food prepare कर रहा है. ठीक है, अब अपन अगर बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं. ठीक है, एक तो इंटरनल फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, दो तरह के फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, प्लांट को इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एक तो क्या हो जाएंगे इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो कि प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है. ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लांट फैक्टर्स. और एक क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स से मतलब है जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स. जो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स. ठीक है, अगर अपन इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा इंटरनल फैक्टर्स या प्लांट फैक्टर्स की बात करें तो उसमें आ जाएगा नंबर कॉमा साइज एंड कॉमा ओरिएंटेशन ऑफ द मेसोफिल सेल्स. है ना, ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि कितने सारे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, उनका प्लांट में ओरिएंटेशन कैसा है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट है. ओके, तो इसलिए मैटर करता है कि भाई हमारे मेसोफिल सेल्स खुद कैसे ओरिएंटेड है, कैसे प्रेजेंट है अंदर. ओके, और उसके बाद क्या आ जाएगा, नंबर साइज ओरिएंटेशन ऑफ द लीव्स. ठीक है, लीव्स का क्या नंबर, साइज और ओरिएंटेशन है, ये भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, उसके बाद आ जाएगा हमारे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे. क्योंकि इसी के अंदर हमारा थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होता है और सारा मेम्ब्रेनस सिस्टम, स्ट्रोमा, जिसके अंदर मेन हमारी जो क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा है, वो सब किसके अंदर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली. तो जितने ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा हमारे क्या हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब हो पाएगा, है ना. और क्या हो जाएगा, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन. ठीक है, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट. ठीक है, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट. क्योंकि बेसिकली जो क्लोरोफिल है ना,
वो ही क्या कर रहा है हमारे इस रिएक्शंस के लिए बेसिक जो फर्स्ट स्टेप चालू होता है इस पूरे रिएक्शंस का, वो चालू होता कहाँ से, हमारे क्लोरोफिल से, क्योंकि वही क्या करता है उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे फर्दर सारी रिएक्शंस टेक्स प्लेस, है ना। तो इसलिए क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। ये सब तो हुए हमारे इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। ये सब तो क्या होंगे हमारे इंटरनल फैक्टर्स। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो 4 बेसिक फैक्टर्स है जो कि क्या करेंगे हमारे फोटोसिंथेसिस की रेट को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सब लिख लिया आपने, एक बार जल्दी से लिख लीजिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और प्लांट के खुद के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और ये क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आप खुद सोचो। सबसे पहली तो क्या होगी, लाइट, क्योंकि पूरा प्रोसेस ही फोटोसिंथेसिस, लाइट, उसी की हेल्प से क्या हो रहा है, हमारा जो फूड है प्लांट का वो सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर इसमें क्या आ जाएगा, सनलाइट, ठीक है। और बाहर से क्या क्या चाहिए हमको प्रोसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या चाहिए, वाटर, और एंड में टेम्परेचर, ठीक है। और एंड में क्या चाहिए, टेम्परेचर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और टेम्परेचर क्या होते हैं, कुछ एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं विच रेगुलेट्स और विच बेसिकली अफेक्ट्स दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या यील्ड ऑफ दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं लाइट पे। अच्छा, एक और चीज, इसमें एक ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है, ठीक है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स यही लिख देते हैं। ठीक है। अब द लॉ ऑफ या ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस है अगर, ठीक है, कोई भी प्रोसेस है अगर, तो उसमें जो फैक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है या जो फैक्टर उस प्रोसेस को लिमिट करता है ना, वो ऐसा फैक्टर होता है जिसकी कंसंट्रेशन सबसे कम होती है, ठीक है। जो भी प्रोसेस हो रहा है, सपोज यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, तो जिसकी जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जिसका अमाउंट सबसे कम है, जिसकी वैल्यू सबसे कम है या जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम है फैक्टर का, वो क्या करेगा, उस रिएक्शन का लिमिटिंग सॉरी वो उस रिएक्शन का क्या होगा, लिमिटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। ये लॉ किसने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था, इसलिए इस लॉ का नाम ही क्या हो गया, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, ओके। ठीक है, ये तो हमारा ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के भाई बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस में ही देख लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ फोटोसिंथेसिस में ही देख लो, ठीक है, कि जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो तो बहुत सारे हैं, इंटरनल भी बहुत सारे हैं और एक्सटर्नल 4 तो हमारे सामने है ही, ओके। तो एक केमिकल प्रोसेस को या एक रिएक्शन को क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके इफेक्ट करते हैं, लेकिन जो फैक्टर या वो फैक्टर
जो क्या है अपनी मिनिमम वैल्यू के पास है, ठीक है, जो फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू के पास है वो क्या करेगा, इस प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अब मिनिमम वैल्यू या मिनिमम कंसंट्रेशन क्या होती है, कोई भी फैक्टर जो होता है ना, कोई भी फैक्टर हो चाहे उसके लिए क्या होती है, 3 वैल्यूज होती है, ठीक है, उसके लिए क्या होती है, 3 वैल्यूज होती है। एक तो मिनिमम हो जाएगी, ठीक है, एक ऑप्टिमम हो जाएगी और एक मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। कोई भी फैक्टर हो उसके लिए क्या होती है, 3 मैं कहूं कि चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक तो मिनिमम कंसंट्रेशन उसकी, ठीक है, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम। ऑप्टिमम अपन किसको कहते हैं कि जब इस फैक्टर पे एक्टिविटी या वो जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम हो रहा हो, ठीक है। सपोज के जैसे अगर आपको याद हो तो जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वर्क करने का, ठीक है। एंजाइम्स का क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वर्क करने का, ठीक है। कि सपोज मैं एक एंजाइम हूं और मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर जहां पे मैं अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाऊंगा वो है 40 डिग्री सेल्सियस, सपोज, है ना, या 20 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। तो मैं अपनी जो एक्टिविटी है वो किस पे दिखा रहा हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर हो गया, वो क्या हो गया, मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पे मैं अपनी या जहां पे मेरा जो प्रोसेस है वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा है, ठीक है। मिनिमम क्या होता है, जिसके नीचे या ऐसी कंसंट्रेशन जिसके नीचे वो प्रोसेस चलेगा ही नहीं, ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसके नीचे वो प्रोसेस चलेगा ही नहीं। सपोज एंजाइम्स अगेन, ठीक है, सपोज एग्जांपल देके बोल रही हूँ, एंजाइम में अगर समझ लो कि अगेन मैं एंजाइम हूँ, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है, सब टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मेरी मिनिमम वैल्यू है टेम्परेचर की सपोज 0 डिग्री, ठीक है, कि 0 डिग्री के नीचे मैं अपना काम नहीं कर सकता, तो वो मेरी मिनिमम वैल्यू है कि इसके नीचे तो ये काम नहीं ही करेगा, ठीक है। इसके नीचे अगर इसकी अगर टेम्परेचर की वैल्यू हुई, ठीक है, इस मिनिमम वैल्यू से अगर नीचे टेम्परेचर की वैल्यू हुई तो ये जो एंजाइमेटिक प्रोसेस है वो काम नहीं करेगा, तो ये हो जाएगी एक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ऑप्टिमम और मिनिमम समझ आया। अब मैक्सिमम वैल्यू ऐसी होती है कि द हाईएस्ट वैल्यू फॉर विच द प्रोसेस कैन रन, ठीक है। सपोज अगेन मैं एक एंजाइम हूँ, ओके, और मैं डिपेंड कर रहा हूँ टेम्परेचर पे। आप मान लो कि मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एक्टिविटी का टेम्परेचर नहीं कह रही हूं मैं, मैक्सिमम टेम्परेचर जो मैं झेल सकती हूँ, जिसके अंदर मैं काम कर सकती हूँ, वो सपोज आप मान लो कि 40 डिग्री है, ठीक है, 20 मेरा ऑप्टिमम टेम्परेचर था, ओके, 40 डिग्री समझ लो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई कि 40 डिग्री के अगर ऊपर टेम्परेचर गया तो भी मैं अपना काम नहीं करूंगा, 0 डिग्री के नीचे अपना काम नहीं करूंगा और 40 के ऊपर अपना काम नहीं करूंगा। तो 40 हो गई मैक्सिमम वैल्यू और 0 हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और 20 हो गया क्या, ऑप्टिमम वैल्यू, जहां पे मैं अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी फैक्टर के लिए ये 3 वैल्यूज होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू, उसकी ऑप्टिमम वैल्यू और उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अब ब्लैकमैन ने क्या कहा 1952 में अपने लॉ में, ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, लेकिन जिस फैक्टर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू के सबसे पास होगी वो क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोसेस को। वो क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे प्रोसेस को, ठीक है। अब अगर एक यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है कि सपोज आपके पास जो प्लांट है उसमें ऑप्टिमम सनलाइट, मतलब अच्छी सनलाइट आ रही है, CO2 है, वाटर है, लेकिन अगर टेम्परेचर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो आपके पास सफिशिएंटली नहीं है। लेकिन अगर आप उसी प्लांट को टेम्परेचर दे देंगे जो उसको चाहिए तो इट विल अगेन स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, है ना। तो जो
फैक्टर अपनी मिनिमम वैल्यू के पास है, जो सबसे कम है वो क्या करेगा, अपनी उस रेट को लिमिट करेगा, ठीक है, क्योंकि उससे कम अगर हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस नहीं चलेगा। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये है बेसिकली लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल फैक्टर को डिस्कस करना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लाइट, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाएगा, लाइट। अब लाइट में भी क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइट में भी क्या होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। उसकी क्वालिटी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी और उसकी ड्यूरेशन। लाइट में भी क्या करती हैं, 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो एक प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक क्या हो जाएगी, लाइट की क्वालिटी हो जाएगी, एक हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी, ओके, और एक हो जाएगी उसकी ड्यूरेशन। तो ये तीनों ही चीजें मिलके क्या करती हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करती है या उसके फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। जब अपन बात करते हैं लाइट की क्वालिटी की, ठीक है, जब अपन उसकी लाइट की क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी से हमारा बेसिकली मतलब है कि उसकी कौन सी वेवलेंथ की लाइट वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, ठीक है, जैसे कि जो हमारा या मैं यहां लिख देती हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। क्वालिटी से बेसिकली उसका मतलब है कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट को ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर अपन बात करें कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो अपनी ऑप्टिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की और ब्लू लाइट की। हमने जब ग्राफ देखा था तो हमने ये चीज देखी थी कि जो ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस वगैरह हो रहा है, ठीक है, वो किस पे हो रहा है, ब्लू और रेड वेवलेंथ की लाइट्स पे, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, ये ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके आगे पीछे जो लाइट्स हुई उसकी क्वालिटी को अपन अच्छा नहीं मानेंगे और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की रेट को उतना नहीं अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो ये हो जाती है बेसिकली क्वालिटी ऑफ द लाइट। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वही बात हो गई कि एक प्लांट को अपन ने रख दिया डायरेक्ट सनलाइट में, अच्छी इंटेंसिटी की पड़ रही है, ठीक है, लेकिन एक है कोई शेडेड प्लांट्स, ओके। तो अगर शेडेड प्लांट्स हैं तो उसमें जो लाइट की इंटेंसिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उनका लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि जो शेडेड प्लांट्स हैं, ठीक है, जो शेडेड प्लांट्स हैं, शेडेड प्लांट्स का मतलब भी क्या है कि उन पे सनलाइट नहीं आ रही है प्रॉपर, ठीक है, शेडेड है, वो शेड में है, ओके। तो उन पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि जब उन पे सनलाइट की इंटेंसिटी आएगी, ओके, तो वो क्या करेंगे, अच्छा ग्रो करेंगे, फोटोसिंथेसिस की रेट उसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी का मतलब तो अपन समझते हैं, ओके। तो ये हो जाती है लाइट की इंटेंसिटी बेसिकली, ओके। देन कम्स द ड्यूरेशन, के कितनी ड्यूरेशन के लिए उनको क्या मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, ओके। तो लाइट डू अफेक्ट दी दिस रेट ऑफ दी फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अगर लाइट की इंटेंसिटी क्या है कि अपन यहाँ पे इंटेंसिटी की बात करते हैं क्योंकि आपकी बुक में भी बेसिकली इंटेंसिटी को डिस्कस किया गया है, ठीक है। अगर क्या होती है, थोड़ी सी लाइट की या स्लाइट इंक्रीज हो इंटेंसिटी, ओके, स्लाइट इंक्रीज हो अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में, तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर एक्सेस इंक्रीज हुआ इंटेंसिटी में, ठीक है, लेकिन अगर क्या हुआ, एक्सेस इंक्रीज हुआ इंटेंसिटी ऑफ लाइट में भी, तो इट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ, इट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द
photosynthesis, ठीक है, because it will somewhere damage the stomata of the plants, तो इसलिए ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस की रेट को अब नहीं बढ़ा पाएगा. इफ देयर इज जस्ट अ स्लाइट इंक्रीज इन द लाइट, ठीक है, तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, है ना. लेकिन अगर ज्यादा इंक्रीज किया लाइट ऑफ सिंथेसिस को, तो इट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है. दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ द लाइट, ठीक है. जो दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. दूसरा फैक्टर जो अपन जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी दी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. Okay. Second factor is the carbon dioxide और the CO2, ठीक है. जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की बात करते हैं तो इट कुड बी अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इफ वी सी द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इट इज ओनली 0.03%, ठीक है. इट इज ओनली 0.03%. सो इफ देयर इज एन इंक्रीज, if there is an increase in the level of CO2 up to 0.05%, then it can lead to the increase of rate of photosynthesis, ठीक है. अगर इंक्रीज होके लेवल 0.05% तक पहुंचा तो इट कैन लीड टू द इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यहां तक अगर लेवल इंक्रीज हो गया तो ठीक है. लेकिन इफ द लेवल इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड this value for a longer time, beyond this value, then it can be damaging, to the plants, ठीक है. अगर वैल्यू 0.05% से भी ज़्यादा बढ़ा दो और ज़्यादा टाइम के लिए बढ़ा दो तो ये क्या करेंगे, प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है. CO2 में एक और चीज है कि जो CO2 है, ठीक है, तो अगर हम CO2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएं लेकिन लाइट के इंसेंटिव, ये से समझने की बात है. ओके, ये एक जनरल चीज थी कि अगेन CO2 में भी यही चीज है कि अगर एक लेवल तक बढ़ाओगे CO2 को तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाएगा. लेकिन अगर तुम उसको और ज्यादा लेवल बढ़ा दोगे CO2 का कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर ये प्लांट रिस्पॉन्ड करना या प्लांट का जो रेट है वो फोटोसिंथेसिस का इंक्रीज नहीं होगा. ओके, एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, दिस इंक्रीज लाइट विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ठीक है. दिस इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल ही ब्रेक डाउन हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है. हाँ, तो ये जो CO2 की वैल्यूज है, ठीक है, ये अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर हमने CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया C3 और C4 प्लांट्स में, लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी कम है, ठीक है, तो उनकी जो रेट है फोटोसिंथेसिस की उस पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर तुम CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के साथ साथ जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको भी बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये
रेट ऑफ इंक्रीज बताएंगे इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देयर विल बी एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द C3 एंड द C4 प्लांट्स, ठीक है। अब आपकी बुक में वैल्यूज भी दे रखी है 360, 450, है ना, कि ये दोनों अपना अपना जो C3 और C4 प्लांट्स है वो अपना CO2 का जो सैचुरेशन है, ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करने में वो इन वैल्यूज पे बताते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली अपना रोल क्या था CO2 कंसंट्रेशन का, ओके। जो नेक्स्ट चीज है दैट इज द टेम्परेचर, ठीक है। The third factor is the temperature, ठीक है। अगेन टेम्परेचर की बात आ गई तो हर किसी प्लांट का भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि अगर एक लेवल तक अगर थोड़ा स्लाइट इंक्रीज करोगे टेम्परेचर में तो इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, लेकिन बियॉन्ड दैट इफ यू कीप ऑन इंक्रीजेस द टेम्परेचर इट वोंट अफेक्ट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये आपके फोटोसिंथेसिस की रेट को इंक्रीज आपको नहीं करके देगा, ठीक है। C3 और C4 प्लांट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो जो C3 प्लांट्स हैं, ओके, इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, C3 प्लांट्स जो है वो कम टेम्परेचर पे ही क्या कर जाता है, रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। उनका टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर इट इज एट अ कंपैरेटिवली अ लोअर लेवल टू द C4 प्लांट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे ही क्या बता देते हैं, अपनी रेट ऑफ इंक्रीज बता देते हैं, ठीक है। यहां पे लो ऑप्टिमम टेम्परेचर लिख देते हैं, लो ऑप्टिमम लेकिन जो C4 प्लांट्स है दे हैव कंपैरेटिवली हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो अपन ये चीज सोच सकते हैं कि अगर हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर है तो जो C4 प्लांट्स होंगे वो हायर टेम्परेचर्स पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, और ये क्या कर लेंगे, कम टेम्परेचर्स पे ही अच्छा रिस्पॉन्स देने लग जाएंगे टुवर्ड्स द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे C4 हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर दिखा रहे हैं, वैसे ही जब अपन ने CO2 डिस्कस किया था तो जो C3 प्लांट्स है दे शो गुड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दी हायर CO2 कंसंट्रेशंस, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर की बात करें तो जो C4 प्लांट्स है वो हायर टेम्परेचर पे क्या बताते हैं, अपना अच्छा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताते हैं, ओके। The last one is the water. अब हम अगर वाटर की बात करें तो भाई साहब ये तो सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे इंसान हो, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारा जो मैं कहूँ कि लाइट रिएक्शंस का एक तो ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ठीक है। एक तो ये क्या होता है, लाइट रिएक्शन का रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ जो कहीं ना कहीं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस पे डिपेंडेंट है, इस वाटर पे, क्योंकि रिएक्टेंट है ऑब्वियसली, है ना। ये नहीं हुआ तो प्रोसेस कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो कैसे चलेगा, क्योंकि चेन चालू ही यहाँ से होती है कि जब वाटर स्प्लिट हो तो फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन्स मिले और फिर हम हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाएं, लेकिन वाटर ही नहीं हुआ तो कैसे काम होगा। तो ये क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, इवन इफ देयर इज नो वाटर और इफ देयर इज लेस वाटर, है ना। तो क्या हुआ, इट विल कॉज स्ट्रेस इन द स्टोमेटा, ठीक है। अगर वाटर कम है तो इट विल कॉज स्ट्रेस इन द स्टोमेटा, ठीक है। तो
इस वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटा है वो इट विल क्लोज या इट विल नॉट पास द CO2 इनसाइड दी प्लांट्स। ये क्या करेगा, CO2 को नहीं भेजेगा प्लांट्स के अंदर। स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है ना बेसिकली, तो स्टोमेटा को ये क्या करेगा, वाटर स्ट्रेस के कारण ये जो स्टोमेटा है इट विल नॉट वर्क और CO2 जो है वो प्लांट के अंदर नहीं आएगा। प्लस जो लीव्स हैं, ठीक है, प्लस जो लीव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, काइंड ऑफ श्रिंक सी हो जाएगी, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे श्रिंक सी हो जाएंगी, मुरझा सी जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपको याद हो कि सबसे पहले जो हमने इंटरनल फैक्टर्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या एक फैक्टर इंपॉर्टेंट था, नंबर था, साइज था और ओरिएंटेशन था ऑफ लीव्स, है ना। तो जब अगर साइज ऑफ लीव छोटा हो गया, साइज नहीं छोटा हो गया लेकिन उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से छोटा हो जाएगा, वाटर स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। तो अगर पानी की कोई कमी हुई तो लीव्स का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, विच विल लीड टू दी डिक्रीज रेट ऑफ photosynthesis, ठीक है, it will lead to the decrease rate of the photosynthesis. So this is basically our chapter, that is the photosynthesis in the higher plants, ठीक है। Here ends this chapter. अब हम क्या करेंगे कि फटाफट से एक बार क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू गाइज डोंट नो और हैव अ डाउट, ठीक है। तो ये तो थे हमारे बेसिक, पहली बात तो फैक्टर्स इफेक्टिंग, यहाँ पे हम अपना चैप्टर खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अगर बाय चांस भी कोई चीज़ हमसे मिस हो गई हो या छूट गई हो तो वो हम इस क्वेश्चन एंड आंसर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बाय लुकिंग एट अ प्लांट एक्सटर्नली कैन यू टेल वेदर अ प्लांट इज C3 और C4, वाई एंड हाउ। देखो ये सारी चीज़ें हैं ना, सबसे पहली बात ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो उन पे हमको पहली बात ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके कभी एग्ज़ाम में नहीं आते, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस कभी आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, तो इन सब पे एज सच अपन को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती कि ये जब आपको बोला जाता है ना कि वो बताओ कि 5 ऐसे कलेक्शंस करो फ्लावर्स के और ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस पे अपन को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अपन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, okay, now the next question is, by looking at which internal structure of a plant can you tell whether a plant is C3 or C4। अच्छा हाँ, इसका आंसर हम दे सकते हैं कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा बताओ, आज ही हमने डिस्कस, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या होता है क्रैन्स एनाटॉमी। जो C4 प्लांट्स है दे विल शो द क्रैन्स एनाटॉमी या व्रेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है वो जो वैस्कुलर बंडल्स है उसके अराउंड क्या होते हैं, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख के बता सकते हैं कि भाई जो प्लांट्स है वो C3 है या C4 है, ठीक है। और बेसिक जो डिफरेंस है वो तो क्या होता है हमारा यही होता है, ओके। Now the third question is, even though a very few cells in a C4 plant carry out the biosynthetic या Calvin pathway, yet they are highly productive. Can you discuss why? ठीक है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि
इनमें क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स है, इसमें क्या होता है, ये बोल रहे हैं कि कुछ ही प्लांट्स हैं जो बायोसिंथेटिक पाथवे को क्या करते हैं, कैरी आउट करते हैं, लेकिन स्टिल इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इनमें सबसे पहली बात क्या नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये क्या होता है, अपना ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। प्लस इनमें पहली बात तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ओके। कैसे नहीं होता? क्योंकि सेकंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या होने देते हैं, अवेलेबल ही नहीं होने देते हैं। CO2 एंजाइम को क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, एंजाइम के लिए अवेलेबल कराते हैं, ताकि वही क्या करे, इसके साथ बाइंड करे, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेसिकली रीजंस होते हैं कि क्योंकि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। और जो भी अपने अंदर अडेप्टेशन ले आते हैं बंडल शीथ सेल्स के वजह से, है ना, कि O2 वहाँ प्रेजेंट नहीं होता, CO2 वहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। CO2 आता है मीसोफिल सेल से वहाँ बंडल शीथ सेल में, और रुबिस्को एंजाइम से क्या करता है, CO2 ही बाइंड करता है, विच लीड्स to the avoidance of the photo respiration, okay। तो ये basic reason है। The fourth question is, Rubisco is an enzyme that acts both as a carboxylase and oxygenase. Why do you think Rubisco carries out more carboxylation in the C4 plants? We know why it carries more carboxylation in the C4 plants, क्योंकि ये C4 प्लांट्स का क्या होता है, अडेप्टेशन होता है कि ये वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड एक शीट बना लेते हैं, किसकी, सेल्स की, जिसको अपन क्या कहते हैं, बंडल शीट सेल्स, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, सिर्फ जो CO2 है, स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को प्लांट के अंदर लेता है, ठीक है। फिर CO2 फर्दर मीजोफिल सेल में ट्रांसफर होता है, फिर वहाँ पे क्या होता है, अपना मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता कि O2 भी उससे कहीं ना कहीं बाइंड कर सके, ठीक है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे बंडल शीथ सेल्स के अंदर, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे मीजोफिल सेल से थोड़े दूर है, जो हमारा लीफ का जो जस्ट सरफेस है उससे थोड़े क्या है, दूर है, ठीक है। तो वहां से मीजोफिल सेल से जो बंडल शीथ सेल्स है जहां पे रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, वहां पे सिर्फ क्या ट्रांसफर हो पाता है, CO2 एंजाइम ट्रांसफर हो, CO2 गैस ट्रांसफर हो पाता है। इसलिए ये क्या करता है, C4 प्लांट्स में CO2 के साथ ही क्या करता है, रुबिस्को बाइंड करता है, ओके। Now the fifth question is, suppose there were plants that had a high concentration of chlorophyll B but lacked chlorophyll A. Would it carry out photosynthesis? Then why do plants have chlorophyll B and other accessory pigments? ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर एक प्लांट में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं हो लेकिन क्लोरोफिल बी प्रेजेंट हो, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करेगा? आप खुद बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरोफिल ए तो रिएक्शन सेंटर है ना। अगर क्लोरोफिल ए ही नहीं हुआ, ठीक है, तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? जो हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है रेड और ब्लू लाइट की, 680 और 700 की, वो कौन करेगा? तो इट वुड नॉट कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। और अब ये पूछ रहा है कि अगर ये नहीं कैरी आउट करता तो बाकी के पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट ही क्यों हैं? ये इसलिए प्रेजेंट है ताकि क्या कर सके, ये वेराइटी ऑफ रेंजेस जो होती है वेवलेंथ की, उनको ये पिगमेंट्स क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, और उस एनर्जी को ये कन्वर्ट करके कहाँ भेजते हैं? क्लोरोफिल ए के ऊपर भेजते हैं, ठीक है। प्लस एक और रीजन जो प्रेजेंट होता है इन पिगमेंट्स का प्रेजेंट होने का, कि दे प्रिवेंट्स द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल ए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है ये आंसर, ठीक है। The next question is, why is the color of a leaf kept in a dark, frequently yellow or pale green? Which pigment do you think is more stable? ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई जब अपन पिगमेंट को क्या करते हैं, या why is the color of a leaf kept in the dark, frequently yellow और green? पर मतलब येलो क्यों होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए येलो होता है क्योंकि जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इसको ये कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल फेल्स टू एब्जॉर्ब द लाइट, ओके, तो ये क्या करेंगे, अपना कलर नहीं दिखाते, ठीक है। और यहाँ पे जो कलर दिखेगा वो किसकी वजह से दिखेगा? कैरोटिनॉइड्स की वजह से दिखेगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। The seventh question is, look at the leaves of the same plant on the shady side and compare it with the leaves on the sunny side, okay, or compare the potted plants kept in the sunlight with those in the shade. Which of them has leaves that are darker green? ठीक है,
अब ये पूछ रहा है कि भाई आप शेड के और सनलाइट के प्लांट्स को वही कंपेयर करके देखो कि कौन से प्लांट ज़्यादा ग्रीन होंगे और ये सब। तो बेसिकली यही चीज़ है कि भाई जो शेडी प्लांट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस कम होगा, ओके, और जो सनलाइट की प्रेजेंस में उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो प्लांट्स शेड में रखे हुए होंगे उनके पास क्या होंगे, डार्क ग्रीन लीव्स होंगे ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ दी क्लोरोफिल, ठीक है। ब्राइट लाइट में तो क्या होता है, कहीं ना कहीं क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन जो लाइट प्लांट्स है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ज्यादा प्रेजेंट होता है, सनलाइट कम प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, वो डार्क ग्रीन होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इज फिगर शोज दैट द इफेक्ट ऑफ द लाइट ऑन द रेट ऑफ photosynthesis based on graph answer the following question. At which point A, B और C in the curve is a light a limiting factor, ठीक है। लाइट लिमिटिंग फैक्टर है एट ए, ठीक है, ए फैक्टर पे, ए पॉइंट पे क्या होगी, इसमें लाइट लिमिटिंग फैक्टर, ये ग्राफ आपकी बुक में प्रेजेंट है, ओके। फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट कुड बी द लिमिटिंग फैक्टर्स इन रीजन ए। ये अपन कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं ना। एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसका। गिव अ कंपैरिजन बिटवीन द फॉलोइंग C3 C4 पाथवे से आप दे सकते हैं ना कि क्या होता है दोनों में, आप इस दोनों की साइकिल्स बना सकते हैं, इनकी क्रैंस एनाटॉमी होती है प्लांट्स में, ठीक है। RUBP प्राइमरी एक्सेप्टर होता है C3 में, C4 में पेप होगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 में क्या बनेगा, PGA बनेगा और उसमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। C3 में क्या होगा, मीजोफिल सेल्स में अकर होता है और उसमें क्या होगा, बंडल शीथ सेल्स में भी अकर होगा, ठीक है। ये सब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे, साइक्लिक वाले में सिर्फ एक होता है, उसमें NADP मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, साइक्लिक वाले में NADP मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता। साइक्लिक वाला स्ट्रोमा लैमेले में होता है, वो मेम्ब्रेनस थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन्स में होता है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ लीफ इन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये क्रैंस एनाटॉमी वगैरह लिख सकते हैं अपन, बंडल शीथ सेल्स का भी आप इसमें एक्सप्लेनेशन डाल सकते हो, है ना, और एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ओके। तो ये क्या था, बेसिकली हमारा ये चैप्टर था, दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स। इजी क्वेश्चंस है, अपन इसको अच्छे से लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट या डिफरेंट नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा, ओके। सो दिस हियर एंड्स दिस चैप्टर, थैंक यू।